4 मई 2026 कोलकाता में सुबह से ही हर चौराहे पर भीड़ लगी थी, लेकिन इस बार भीड़ में कुछ अलग था। टीएमसी ऑफिस के बाहर चेहरों पर पहली बार डर दिखाई दे रहा था और बीजेपी कार्यालय के बाहर ढोल बज रहे थे, क्योंकि बंगाल में कुछ ऐसा हो चुका था जिसे कभी लगभग नामुमकिन माना जाता था। आइए पूरा विस्तार से इस कहानी को समझते हैं, कैसे बंगाल में 15 साल शासन करने के बाद हार गई ममता बनर्जी आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या जादू चलाया बंगाल की जनता के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी सरकार बन गई, और कैसे पहली बार बंगाल में जय श्री राम राजनीतिक नारा बन गया। ये सब समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में पीछे चलना पड़ेगा। एक समय था जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं, एक भावना थी, एक ऐसी महिला जिसने अकेले दम पर 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को गिरा दिया था। लेकिन राजनीति की सबसे डरावनी सच्चाई यही है, जनता जिस नेता को सिर पर बैठाती है, एक दिन उसी से सबसे ज्यादा सवाल भी पूछती है। ममता बनर्जी का जन्म 1955 में कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ था। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन संघर्ष बहुत था। कम उम्र में पिता की मौत हो गई। परिवार संभालना आसान नहीं था। कहा जाता है कि ममता बचपन से ही बेहद जिद्दी थी। जहां दूसरे बच्चे डर जाते थे, वहां वो भिड़ जाती थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की और जल्दी ही कांग्रेस से जुड़ गईं। लेकिन उस समय बंगाल की राजनीति पर लेफ्ट का कब्जा था। सीपीएम सिर्फ सरकार नहीं थी, सिस्टम बन चुकी थी। और तभी एक पतली दुबली लड़की सफेद सूती साड़ी पहनकर सड़कों पर उतरने लगी। धरना, प्रदर्शन, पुलिस लाठीचार्ज। ममता की राजनीति टीवी स्टूडियो में नहीं, सड़क पर बनी थी। 90 के दशक तक वो कांग्रेस की सबसे आक्रामक नेताओं में गिनी जाने लगी। लेकिन उन्हें समझ आ चुका था, दिल्ली में रहकर बंगाल नहीं जीता जा सकता। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। लेकिन असली विस्फोट हुआ सिंगूर और नंदीग्राम में। जब जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तो ममता बनर्जी गांवों की आवाज बन गई। गरीब किसान, महिलाएं, मजदूर, सबको लगने लगा कि दीदी उनके लिए लड़ रही है। 2011 में इतिहास बदल गया। 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार खत्म हो गई और बंगाल को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। उस समय बंगाल में ममता बनर्जी एक सुपरस्टार थी। उनकी स्कीम्स की चर्चा हर जगह थी। कन्याश्री योजना ने लड़कियों की शिक्षा को बड़ा मुद्दा बना दिया। महिलाओं में उनका समर्थन तेजी से बढ़ा। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का संगठन बेहद मजबूत हो गया। लेकिन धीरे धीरे सत्ता का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। समय बीतने के साथ विपक्ष आरोप लगाने लगा कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ रहा है। बीजेपी और लेफ्ट दोनों टीएमसी पर कैडर पॉलिटिक्स के आरोप लगाने लगे। फिर आया रिक्रूटमेंट स्कैम। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम ने बंगाल की राजनीति को झकझोर दिया। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। लोगों के मन में सवाल उठने लगा, क्या नौकरी अब मेहनत से नहीं, पहुंच से मिलती है? और यहीं से युवा वोटरों का भरोसा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन असली राजनीतिक विस्फोट अभी बाकी था। बीजेपी ने बंगाल में अपना सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया। 2014 से पहले बंगाल में बीजेपी लगभग गायब थी। लेकिन 2019 के बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। रामनवमी रैलियां बढ़ी, हिंदुत्व राजनीति खुलकर सामने आने लगी और बीजेपी ने बंगाल को सिर्फ चुनाव नहीं, मिशन बना दिया। उधर ममता बनर्जी लगातार सेक्युलर राजनीति की बात करती रही। उन्होंने एनआरसी और सीएए का खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि बंगाल में रहने वाले गरीब मुसलमानों और माइग्रेंट्स को डराया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने इसी मुद्दे को सबसे बड़ा हथियार बना दिया। बांग्लादेश बॉर्डर, इलीगल इमिग्रेशन, रोहिंग्या रेफ्यूजीज, ये शब्द अचानक बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गए। बीजेपी का आरोप था कि बंगाल में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है और इससे स्टेट सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं। ममता बनर्जी ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया।
उन्होंने कई बार कहा कि हर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम को घुसपैठिया कहना गलत है। उनकी सरकार का रुख कंपैरेटिवली ह्यूमैनिटेरियन माना गया, खासकर रेफ्यूजीज और माइनॉरिटीज को लेकर। लेकिन यही राजनीति बदलने लगी। सीमा वाले जिलों में बीजेपी ने यह नैरेटिव मजबूत किया कि टीएमसी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियोस, स्पीचेस और कैंपेन्स तेजी से फैलने लगे। फिर संदेश खाली कंट्रोवर्सी सामने आई। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन नेशनल हेडलाइंस बन गए। ऑपोजिशन ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और पहली बार महिला वोट बैंक में भी दरार की चर्चा शुरू हुई। उधर टीएमसी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता बीजेपी में चले गए। ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, ये संकेत था कि पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। फिर आया आरजी कार हॉस्पिटल कंट्रोवर्सी। कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, विमेन ग्रुप्स, हर तरफ गुस्सा दिखाई देने लगा। और शायद पहली बार कोलकाता जैसे शहर में दीदी के खिलाफ इतनी खुली नाराजगी दिखी। फिर आया 2026 चुनाव। पूरा बंगाल युद्ध भूमि बन चुका था। एक तरफ थी ममता बनर्जी, जो खुद को बंगाल की बेटी बताती थी। दूसरी तरफ बीजेपी थी, जो खुद को परिवर्तन का नया चेहरा बता रही थी। चुनाव प्रचार इतना आक्रामक हो चुका था कि हर रैली किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी लगती थी। लेकिन असली लड़ाई सोशल मीडिया पर हो रही थी। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह नैरेटिव्स की जंग चल रही थी। लेकिन इस बार जनता का मूड अलग था। ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग अब भी ममता के साथ थे, लेकिन यूथ वोट तेजी से शिफ्ट हो रहा था। विमेन सेफ्टी, जॉब्स, करप्शन, बॉर्डर पॉलिटिक्स, ये सारे मुद्दे एक साथ एक्सप्लोड कर चुके थे। और फिर नतीजे आए। पूरा देश हैरान रह गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने 294 में से लगभग 206 सीटें जीत लीं, जबकि टीएमसी करीब 80 सीटों तक सिमट गई। रॉयटर्स +2 सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी अपनी सीट भी हार गईं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अलग अलग कारण गिनाने लगे। एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन एलिगेशंस, यूथ एंगर, बॉर्डर पॉलिटिक्स, रिलीजियस पोलराइजेशन, विमेन सेफ्टी कंसर्न्स, इंटरनल फैक्शनलिज्म। लेकिन असली सच शायद इन सब के बीच कहीं छिपा था, क्योंकि राजनीति में हार कभी सिर्फ एक वजह से नहीं होती। और ममता बनर्जी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय राजनीति में कुछ नेता चुनाव हार सकते हैं, लेकिन नैरेटिव नहीं हारते। और शायद यही वजह है कि आज भी बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या दीदी वापसी करेंगी या बंगाल सच में बदल चुका है? आपकी इस पर क्या राय है? बंगाल में बीजेपी की सरकार आने से बंगाल का माहौल कैसा रहेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके की ऐतिहासिक कहानियां पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक वेरा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।